प्यारे छात्र छात्राओं, मैं संतोष कुमार पांडे एसकेपी बायोलॉजी क्लासेस में एक बार पुनः आप लोगों के लिए उपस्थित हूँ। आज का टॉपिक है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बेटा हम आपको पूरा बताएंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में, इनके फिजियोलॉजी, एनाटॉमी पूरा, अर्थात इनकी आकार की, शरीर की और इनकी कार्य की पूरे के बारे में हम आपको जानकारी देंगे। ये जो फिगर स्केच है, सबसे पहले ये आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है। इसके पहले हमने आपको मेल का बताया था, आज हम आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में पूरी जानकारी देंगे। प्यारे बच्चों, फीमेल बीइंग्स में जो मेन प्रमुख जनन अंग होता है वो होता है आपका ओवरी। क्या होता है? ओवरी। ओवरी की जो टोटल नंबर होती है, एक जोड़ी, 1 पेयर ओवरी आपकी अवेलेबल होती है, पाई जाती है फीमेल बीइंग्स में, राइट और लेफ्ट ओवरी के रूप में। प्रत्येक ओवरी एक ओविडक्ट में खुलती है और ओविडक्ट आगे जाकर के यूट्रस या गर्भाशय में खुलती है। गर्भाशय आगे चल करके अपनी ग्रीवा के द्वारा वेजाइना में खुलता है और वेजाइना एक्सटर्नल जेनेटलिया होता है या एक्सटर्नल जेनेटल ऑर्गन होता है फीमेल बीइंग्स का। हम आपको इन सभी के बारे में विस्तार से बताएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मादा में जनन अंग के बारे में। इनमें प्रमुख जननांग क्या होता है बेटा? ओवरी, अंडाशय होती है, जो एक जोड़ी पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? एक जोड़ी अंडाशय पाई जाती है। और इन्हीं अंडाशयों में oogenesis अंड जनन की क्रिया के द्वारा अंडाणुओं का निर्माण होता है और यही अंडाणु या अंड कोशिका शुक्राणु या नर जन युग्मक के साथ निषेचित होकर के जाइगोट या युग्मनज का निर्माण करती है। तो मादाओं में बनने वाले युग्मक को हम क्या कहते हैं? अंड कोशिका या अंडाणु कोशिका। सामान्य रूप से बेटा जो फीमेल बीइंग्स में ओवम का निर्माण होता है, ये जन्म के जब आप भ्रूणावस्था में होते हैं तभी प्रारंभ हो जाता है। भ्रूणावस्था में जब आप 6 बच्चियां या जो जिनमें मादाओं में जिनमें पाया जाता है, उनका जब भ्रूणी विकास हो रहा होता है, तब बच्चियों के भ्रूणी विकास के 6 सप्ताह से ही अंडाणुओं का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। और ये अंडाणु बनते कहाँ हैं? इसी ओवरी में, अंडाशय में। तो महिलाओं में या मादाओं में एक जोड़ी अंडाशय पाई जाती है। यह अंडाशय अपने अपने तरफ के ओविडक्ट या इसी ओविडक्ट को हम कहते हैं फैलोपियन ट्यूब या गर्भाशयी नलिका, इस नलिका के साथ जुड़ी होती है। गर्भाशयी नलिका 3 भागों में बटी होती है। कितने भागों में बेटा? 3 भागों में बटी होती है। एक तो जाकर के जहाँ गर्भाशय से जुड़ती है, ये गर्भाशय में जहाँ ये खुलती है, वहाँ से लेकर के ये पतला वाला भाग होता है, इसको हम कहते हैं इस्थमस या संयोजिका भाग। ये क्या होती है? संयोजिका या इस्थमस, जो अंडवाहिनी को गर्भाशय से जोड़ती है। जो अंडवाहिनी को किससे जोड़ती है? गर्भाशय से जोड़ती है। इस भाग को हम कहते हैं इस्थमस या संयोजिका। आगे चल करके ये एक चौड़े भाग में खुलती है जो कलशनुमा संरचना बनाती है, जिसको हम एम्पुला या कलशिका कहते हैं। एम्पुला या कलशिका कहते हैं बेटा। सामान्य रूप से निषेचन की क्रिया यहीं पे होती है। अभी तक जो किताबों में आपने पढ़ा है, अधिकांश राइटर ने लिखा है कि जहाँ पे इस्थमस और एम्पुला का ज्वाइंट होता है, जुड़ते हैं जहाँ पे दोनों, वहाँ पे निषेचन होता है। ऐसा नहीं है बेटा। निषेचन की क्रिया होती कहाँ है? एम्पुला के भीतर होती है, कलशिका में होती है। तो कलशिका आपकी ओविडक्ट की या फैलोपियन ट्यूब की दूसरी चौड़ी नलिका है और ये आगे चल करके पूरे अंडाशय को कवर किए हुए, एकदम ऐसे समझिए आप, ये आपकी ओवरी है, तो ये ऊपर से इनफंडिबुलम और ये मेरा हैंड जो पूरा है, आप मान लीजिए फैलोपियन ट्यूब है, ये इनफंडिबुलम या झालरदार कोशिकाओं के द्वारा पूरी ओवरी को कवर किए हुए होती है। तो ये आपकी क्या है? ओवरी है, अंडाशय है, और ये अंडाशय एक मेसेंट्री के द्वारा जुड़ी होती है गर्भाशय से और ऊपर ये एब्डोमेन से जुड़ी होती है।
कहाँ से जुड़ी होती है बेटा? ऊपर की तरफ एक एब्डोमेन से और यूट्राइन वॉल से मेसेंट्री के द्वारा ये जुड़ी होती है। ये आपकी ओवरी है, ये आपकी लेफ्ट ओवरी, ये आपकी राइट ओवरी। लेफ्ट और राइट ओवरी हैं, दोनों किसके द्वारा जुड़ी होती हैं? ये अपने अपने तरफ की ओविडक्ट से जुड़ी होती हैं। ओविडक्ट के 3 पार्ट्स होते हैं जो ओवरी को कवर किए हुए होती है। इसको हम इनफंडिबुलम या झालरदार कीप कोशिकाएं कहते हैं, जो पूरे ओवरी को कवर किए हुए होती हैं। ये आगे चल करके थोड़ी सी चौड़ी हो जाती हैं, जिनको हम बोलते हैं एम्पुला या कलशिका भाग। यहीं पे सामान्य रूप से निषेचन की क्रिया होती है। यहाँ से ये आगे चल करके पतली होकर के और खुलती कहाँ पे है? गर्भाशय में। गर्भाशय में जहाँ पे ये खुलती है ओविडक्ट, उस पोर्शन को हम कहते हैं इस्थमस या संयोजिका। अब आगे ये चल करके खुलती है आपकी यूट्रस में, गर्भाशय में। ये संरचना आपको जो दिखाई दे रही है, ये पूरी आपकी यूट्रस है, गर्भाशय है, जिसमें शिशु या एम्ब्रियो या भ्रूण का विकास होता है। भ्रूण का विकास कहाँ होता है? यूट्रस के भीतर, गर्भाशय के भीतर, इसी के भीतर गर्भ पलता है। अब इसके भी 3 भाग होते हैं। सबसे ऊपर की तरफ जो होता है, इसको हम कहते हैं गर्भाशयी बुध्न, या अंग्रेजी में इसको कहते हैं फंडस ऑफ यूट्रस। यह डोम शेप्ड या गुंबदनुमा संरचना होती है, जो सबसे ऊपर की तरफ पाई जाती है। इसके नीचे एक मॉन्सल, जो मोटी झिल्लीवत संरचनाओं से बधी होती है, घिरी होती है, और इसकी 2 लेयर्स होती हैं। भीतर की तरफ होती है आपकी एंडोमेट्रियम और बाहर की तरफ होती है आपकी मायोमेट्रियम। ये दोनों मांसपेशी संरचनाएं हैं, और जिसे हम कहते हैं बॉडी ऑफ यूट्रस। बॉडी ऑफ यूट्रस, गर्भाशय की काय या शरीर, जहां पे भ्रूण पलता है। और नीचे की तरफ एक नैरो नली के द्वारा ये जाकर के यौन या वेजाइना में खुलती है। तो इस पोर्शन को हम कहते हैं सर्विक्स या ग्रीवा। अर्थात गर्भाशय के कितने भाग हो गए? 3 भाग हो गए। सबसे ऊपर की तरफ डोम शेप्ड क्या हो गया आपका? फंडस। बीच में आपकी जो मोटी मांसपेशियों की बनी हुई होती है, ये हो गई आपकी काय या बॉडी ऑफ यूट्रस। और नीचे की तरफ जो नैरो और के द्वारा खुलती है जाकर के वेजाइना में, उसे हम कहते हैं सर्विक्स। एक चीज हम आपको बताना चाहेंगे कि महिलाओं में जो विभिन्न प्रकार की जेनेटेलिया में या जननांगों में जो रोग होते हैं, या मोस्टली जो कैंसर वगैरह डिजीज होती हैं, वो इसी सर्विक्स में होती है, इसी ग्रीवा भाग में होती है। अधिकांशतः यहाँ पे ज्यादा संक्रमण होता है महिलाओं के जननांगों में। ये सर्विक्स बाहर की तरफ जाकर के एक मोटी मांसपेशी अधिक प्रसारित होने वाली संरचना में खुलती है, जिसे हम कहते हैं वेजाइना या यौन। और ये यौन जो है, ये पुरुष लिंग को ग्रहण करती है और ये मैथुन में सहायक होती है। मैथुन में जो पुरुष का लिंग प्रवेश करता है, इसी योनि में प्रवेश करता है, और इसी में मैथुन की क्रिया के द्वारा स्पर्म को छोड़ दिया जाता है। अब हम आपको आगे ये दिखाते हैं यौन। यौन के जो बाहर की तरफ 2 संरचनाएं बनाई गई हैं, इनको हम कहते हैं फोर्निक्स या चापिका। इन फोर्निक्स में क्या होता है कि ब्लड आकर के भर जाता है, फिर ये पुरुष के लिंग पे प्रेशर डालती है, पुरुष के लिंग पे ये दबाव बनाती हैं, प्रेशर डालती हैं, इसीलिए इनको हम कहते हैं चापिका। ये मादाओं के भीतरी, जो शरीर के भीतर होता है, जो हमको दिखाई नहीं देता है, वे जननांग हैं, जिनमें प्रमुख रूप से क्या हो गया? एक जोड़ी अंडाशय। अंडाशय अपने अपने तरफ के अंडवाहिनियों से जुड़ी होती है। अंडवाहिनियों के 3 भाग होते हैं, इनफंडिबुलम या झालरदार की कोशिकाएं। इनके ऊपर का जो भाग होता है उसको एम्पुला या कलशिका कहते हैं, और ये आगे चल करके एक नैरोअर स्ट्रक्चर फॉर्म करती हैं, जिसको हम इस्थमस या संयोजिका कहते हैं। संयोजिका के द्वारा ओविडक्ट सीधे यूट्रस में खुल जाती है, गर्भाशय में खुल जाती है। गर्भाशय के 3 भाग होते हैं। सबसे ऊपर की तरफ डोम शेप्ड जो होता है, वो आपका फंडस ऑफ यूट्रस या गर्भाशयी बुध्न भाग होता है। इसके नीचे की तरफ या बीच में कहें बॉडी ऑफ यूट्रस होती है, जो गर्भाशय की काय बनाती है, जिसके भीतर ही भ्रूण का अधिकांशतः विकास होता है। और ये नीचे की तरफ जाकर के सर्विक्स या ग्रीवा के द्वारा यौन में खुलती है, और यौन जो है
इसके जो मांसपेशी संरचना होती है अधिक प्रसारित होने वाली होती है। गर्भाशय भी अधिक प्रसारित होने वाली संरचना होती है बेटा, क्योंकि जब गर्भस्थ एम्ब्रियो जो है यूट्रस में नहीं होता तो ये संकुचित अवस्था में होती है, किंतु जैसे जैसे भ्रूण बढ़ता जाता है ये फैलती हुई जाती है। ये आपकी यूट्रस जो है, गर्भाशय जो है अधिक प्रसारित होती है, जिसमें जो भीतर की तरफ होती है ये एंडोमेट्रियम कहलाती है, बाहर की तरफ जो होती है ये मायोमेट्रियम कहलाती है। जो मायोमेट्रियम होती है ये काफ़ी मोटी मांसपेशी संरचना होती है जो अधिक प्रसारित हो जाती है, बहुत अधिक प्रसारित होती है और पूरे यूट्रस को फैलने का मौका देती है। इसके नीचे जस्ट अपॉन द सर्विक्स एक मांसपेशी संरचना पाई जाती है जो पुरुष के लिंग को ग्रहण करती है, शिश्न को ग्रहण करती है और मैथुन क्रिया में सहायक होती है, सहवास में सहायक होती है। इसे हम वेजाइना कहते हैं। ये आपका बेटा मैथुन अंग है, मैथुन की क्रिया होती है इसमें। अब देखिए मैथुन की क्रिया के द्वारा जब पुरुष अपने शुक्राणुओं को कहां पे छोड़ देता है, वेजाइना में छोड़ देता है, तो आपके शुक्राणु आगे बढ़ते हुए जाते हैं बॉडी ऑफ यूट्रस, सर्विक्स से बॉडी ऑफ यूट्रस में, और फिर ये फंडस के नीचे से होते हुए, स्टमक से होते हुए आकर के कहाँ पहुँचते हैं, एम्पुला में पहुँचते हैं। एम्पुला में पहुंच करके और जब इसमें oogenesis की अंड जनन की क्रिया होती है तो जो oocytes बनते हैं, हम आपको बताना चाहेंगे कि इनमें oogenesis में जो ओवरी के भीतर अंडाणुओं का निर्माण होता है ये कंप्लीटली डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, फुल्ली मैच्योर नहीं होते हैं, ओवम के रूप में नहीं होते हैं, बल्कि सेकेंडरी oocytes के रूप में होते हैं। बल्कि किस रूप में होते हैं बेटा, सेकेंडरी oocytes के रूप में होते हैं। और यही सेकेंडरी oocytes इन इन्फेंटिबुलम के द्वारा रिसीव कर लिए जाते हैं। आप ऐसे ही समझे कि यह आपकी ओवरी है, इस ओवरी से एक सेकेंडरी oocytes बाहर निकल रही है जिसको क्या करती है, एम्पुला रिसीव करती है। कभी कभी क्या होता है, एम्पुला रिसीव कर रही है तो ये oocytes छूट जाते हैं। जब छूट जाते हैं तो oocytes, सेकेंडरी oocytes एम्पुला में या इन्फेंटिबुलम के द्वारा रिसीव होकर के एम्पुला में नहीं पहुंचते और निषेचन की क्रिया नहीं होती है। किंतु मैक्सिमम क्या होता है, ये रेयरली होता है, मैक्सिमम क्या होता है, यह आपकी ओवरी से oocyte निकलता है। इन oocytes को इन्फेंटिबुलम कैप्चर कर लेती है, पकड़ लेती है और ये पहुंच जाता है कहाँ पे, स्टमक में, सॉरी एम्पुला में। और ये यहाँ से ये पूरी आपकी मान लीजिए क्या है, ओविडक्ट है। और ये आपकी क्या है, इन्फेंटिबुलम कोशिकाएं, मेरे पंजे जो है इन्फेंटिबुलम है, झालरदार की कोशिकाएं हैं। और ये मेरा मुट्ठा है, यह ओवरी है। इस ओवरी से oogenesis के क्रिया के द्वारा सेकेंडरी oocytes बाहर आते हैं। क्यों सेकेंडरी oocytes होते हैं अभी हम आपको आगे बताएंगे। ये सेकेंडरी oocytes बाहर आते हैं और इनको रिसीव करती है कौन, इन्फेंटिबुलम या झालरदार कोशिका इनको पकड़ लेती हैं, पकड़ करके एम्पुला में भेज देती हैं और ये एम्पुला में आकर के पड़े रहते हैं। इधर से स्पर्म वेजाइना में छोड़ दिया जाता है, वेजाइना से ये सर्विक्स से होते हुए, बॉडी से होते हुए, स्टमक से होते हुए कहाँ आकर के पहुंचते हैं, एम्पुला भाग में, और यहीं पे निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। तो ये आपका मादा जनन अंग है जिसमें हमने आपको बताया ओवरी, ओविडक्ट या इन्हीं को हम फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं, गर्भाशयी नलिका भी कहते हैं। और ये बीच का जो पोर्शन है ये आपका गर्भाशय है। गर्भाशय के कितने भाग होते हैं ये भी हमने आपको बताया। नीचे आपकी ये वेजाइना होती है जो पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए मैथुन अंग के रूप में कार्य करता है। ये आपका हो गया मादा जनन अंग के बारे में। अभी हमने आपको नहीं बताया, अभी हमने कहा आपसे कि ये यहाँ से निकलते हैं तो सेकेंडरी oocytes के रूप में निकलते हैं। क्यों निकलते हैं ये आप जानिए, हम आपको फिगर में मिटाएंगे, इसमें फिर बताएंगे कि क्या होता है, क्यों इनको हम सेकेंडरी oocytes कहते हैं। अर्थात जब oogenesis हो रहा होता है तो क्या क्या होता है oogenesis में। अब आप देखें, बहुत ध्यान से सुने, oogenesis की क्रिया कहाँ पे होती है, अंडाशय में होती है, ओवरी में होती है। और कब शुरू हो जाती है, जब आप भ्रूण की अवस्था में, जब बच्चियां भ्रूणी अवस्था में होती हैं, लगभग 6 सप्ताह के भ्रूणी 6 सप्ताह के भ्रूण के रूप में होती हैं, तभी इनमें oogenesis की क्रिया या अंड जनन की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। oogenesis की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। जो ओवरी होती है, ओवरी की संरचना अगर हम बनाएंगे तो ओवरी के प्रमुख रूप से 2 भाग होते हैं। एक होता है जो किनारे की तरफ होता है, इसको हम बोलते हैं कॉर्टिकल स्ट्रोमा। इसको हम बोलते हैं क्या, कॉर्टिकल स्ट्रोमा।
और जो भीतर की तरफ होता है इसको हम बोलते हैं मिडिल स्ट्रोमा। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? मिडिल स्ट्रोमा। ठीक, अब ये जो कॉर्टिकल स्ट्रोमा होती है किनारे की तरफ, इनके जो वॉल होती हैं, भित्ति होती हैं, इनमें पाई जाती है जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स। क्या होती हैं? जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स। और यही जो जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स होती हैं, oogenesis की क्रिया में माइटोसिस सेल डिवीजन के द्वारा, किस विभाजन के द्वारा बेटा? देखें आप, यही जो जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स होती हैं, ये क्या करती हैं? माइटोसिस सेल डिवीजन करती हैं, और माइटोसिस सेल डिवीजन के द्वारा ये क्या करती हैं? मल्टीप्लाइकेशन फेज में चली जाती हैं। मल्टीप्लाइकेशन फेज में जाती हैं और गुणन करती हैं। गुणन करके 1 से 2, 2 से 4, ऐसे बहुत सारी दुगुणित, ये क्या होती है? दुगुणित कोशिकाएं होती हैं। ऐसी ही लगभग 20 लाख, कितनी बेटा? 20 लाख ये अंडाणु कोशिकाएं बन जाती हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? ये जो 20 लाख बनती हैं, ये कहलाती हैं प्रीमोर्डियल फॉलिकल्स। क्या कहलाती है बेटा? प्रीमोर्डियल फॉलिकल, जिनके चारों तरफ फॉलिकुलर सेल्स पाए जाते हैं। इनको हम क्या कहते हैं? प्रीमोर्डियल फॉलिकल्स। अब ये कब तक बन जाती हैं? 20 सप्ताह तक। 20 सप्ताह तक ये क्या करती है? छठे सप्ताह से लेकर के 20 सप्ताह तक, यानी कि छठे वीक से लेकर के 20 वीक तक ये मल्टीप्लाइकेशन फेज में रहती हैं, और लगभग 20 लाख oocytes का बना लेती हैं। ठीक, अब ये जो बनती हैं, इनमें डीजनरेशन होने लगता है, ये डिस्ट्रॉय होने लगती हैं, डीजनरेट करने लगती हैं, और डीजनरेट करते करते ये जन्म के समय तक लगभग 2 लाख रह जाती हैं। कितनी रह जाती हैं? 2 लाख के आसपास ये रह जाती हैं बर्थ के टाइम पे। जब बच्चियों का जन्म होता है तब इनके ओवरी में लगभग 2 लाख अंडाणु कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिनसे परिपक्व अंडाणु का निर्माण होना है। और प्यूबर्टी आते आते, कब बेटा? प्यूबर्टी आते आते इनकी संख्या 60 से 70 हजार के आसपास आ जाती है। 60 से 70 हजार के आसपास आ जाती है। अब देखिए, जब थोड़ा सा और हम चलेंगे पीछे बेटा, अब देखिए ध्यान से, बहुत चाक डस्ट ड्राफ्ट, ये होती क्या है? प्रीमोर्डियल फॉलिकल्स के रूप में पाई जाती हैं, जिनके चारों तरफ क्या लगी होती है बेटा? फॉलिकुलर सेल्स पाई जाती हैं। ये 20 वीक तक बनकर के तैयार हो जाती हैं। फिर क्या होता है? ये आगे विभाजित होना चाहती हैं, ये आगे विभाजित होना चाहती हैं, किंतु ये विभाजित नहीं हो पाती हैं। और होता क्या है? ये करना चाहती हैं मियोसिस, और मियोसिस के द्वारा क्या करना चाहती हैं? ओवम्स का निर्माण करना चाहती हैं, किंतु ये नहीं हो पाता है। ये इसी पे क्या हो जाती हैं? कैप्चर हो जाती हैं। तो जिस स्टेज पे कैप्चर होती हैं वो क्या होता है? मियोसिस के जो फर्स्ट मियोसिस होता है, फर्स्ट मियोसिस के प्रोफेज पे ये रुक जाती हैं, और प्रोफेज के भी जो लेप्टोटीन स्टेज होती है, लेप्टोटीन सब स्टेज होती है, सब स्टेज होती है। अर्थात आप मियोसिस पढ़ेंगे तो मियोसिस में मियोसिस 2 चरणों में पूर्ण होता है, फर्स्ट मियोसिस एंड सेकेंड मियोसिस। फर्स्ट मियोसिस में क्या होता है? रिडक्शन डिवीजन होता है, गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। सेकेंड मियोसिस में क्या होता है? रिडक्शन डिवीजन नहीं होता है, माइटोसिस होता है, और इसमें भी जो चारों प्रावस्थाएं होती हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, कंप्लीट होता है। किंतु जो फर्स्ट मियोसिस होती है, फर्स्ट मियोसिस में भी ये चारों स्टेप पाए जाते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। लेकिन इसका प्रोफेज लंबा होता है, जो 5 सब प्रावस्थाओं में या 5 उपप्रावस्थाओं में बटा होता है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डाइकाइनेसिस और डिप्लोटीन।
तो ये लेप्टोप्टीन सब स्टेज पे जाकर के क्या होते हैं बेटा, कैप्चर कर लिए जाते हैं। और जब मेच्योरिटी होती है, प्यूबर्टी आती है, वयस्कावस्था आता है बच्चियों का, तो FSH और LH ये 2 हार्मोन स्रावित होते हैं और FSH इनको स्टिमुलेट करता है। तो आगे ये चल करके कंप्लीट करते हैं फर्स्ट मियोसिस, और फर्स्ट मियोसिस के बाद ये सेकंड मियोसिस में प्रवेश कर जाते हैं, और सेकंड मियोसिस पर जाते जाते ये मेटाफेज स्टेज पे फिर कैप्चर कर लिए जाते हैं। क्यों कर लिए जाते हैं? क्योंकि जो सेकेंडरी oocytes बन रहा होता है इसके पास अपना सेंट्रियोल नहीं होता है, इसलिए मेटाफेज में स्पिंडल फाइबर्स का निर्माण नहीं कर पाता है और आगे इसमें डिवीजन की क्रिया नहीं होती है, और ये इसी स्टेज में यानी कि सेकेंडरी oocyte स्टेज में पड़ा रहता है, जिसके चारों तरफ थिका फॉलिकुलर सेल्स पाई जाती हैं, बीच में एंड्रम बना होता है, इसके भीतर ग्रेनुलोसा सेल्स होती हैं, कोरोना रेडिएटा होता है, जोना पेलुसिडा होता है, और यह आपका oocytes होता है जो सेकेंडरी oocytes कहलाता है। आगे हम आपको जब अंड जनन पढ़ाएंगे तो वहां बताएंगे, अभी हम आपको मादा जनन अंग के बारे में बता रहे हैं, तो आप इतना ही जाने, आपको हमने कह दिया तो ये आप जाने। तो क्या होता है बेटा, ये क्रिया आपकी जो अंड जनन की क्रिया होती है ओवरी में होती है, और आपने जाना कि कितने भाग पाए जाते हैं मादा जनन अंग में। अब हम आपको आगे बताएंगे जो वेजाइना थी, वेजाइना जो बाहर की तरफ खुलती है, अर्थात एक्सटर्नल जेनिटलिया ऑफ द फीमेल्स, मादाओं के बाह्य जननांग, बाह्य जननांग के रूप में आपको जो सामने से दिखाई देती है वो होती है आपकी पूरी फीमेल एक्सटर्नल जेनिटलिया या मादा बाह्य जननांग, जिसमें सबसे प्रमुख रूप से पाई जाती है कि आपकी यौन, और यौन के साथ इसके समस्त संरचनाएं जुड़ी होती हैं। इसमें आप देखें अगर तो सबसे ऊपर ये पूरी आपकी है यौन की संरचना। अब इसमें जो यौन की संरचना होती है, इसमें इसके सबसे बाहर की तरफ 2 ओष्ठनुमा संरचनाएं होती हैं जिनको हम कहते हैं लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा, लेबिया मीन्स होता है लिप, लिप माने ओष्ठनुमा, ओष्ठनुमा संरचनाएं पाई जाती हैं। ये बाहर की तरफ कॉनिकल स्ट्रक्चर होती है जिसको हम कहते हैं लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा में क्या होता है बेटा, इसके बाहर की तरफ प्यूबिक हेयर्स या कुछ हेयर्स पाए जाते हैं, और इसके भीतर जो भीतर की तरफ का भाग होता है, जैसे मेरा हाथ है, ये बाहर का आपका लेबिया मेजोरा का बाएं भाग हो जाएगा और ये भीतर का भाग हो जाएगा। तो भीतर की तरफ क्या होता है, चिकना होता है, बाहर की तरफ इस पे रोम लगे होते हैं। जो भीतर की तरफ की कोशिकाएं होती हैं इनमें बहुत सारी सेक्रेटरी सेल्स पाई जाती हैं, आयल सेल्स पाई जाती हैं, खूब ज़्यादा मात्रा में पाई जाती हैं। और इसके ऊपर एक मांसपेशी संरचना होती है जो गद्देदार फूली हुई होती है, इसको हम कहते हैं मॉन्स प्यूबिस या जघन उत्थान। जघन उत्थान सबसे ऊपर होता है, ये फूली हुई गद्देदार संरचना होती है। इसके नीचे सबसे पहले सबसे बाहर की तरफ पाई जाती है लेबिया मेजोरा, जिसको हम कहते हैं दीर्घ ओष्ठ। यह पूरी यौन छिद्र को ढके हुए होती है बाहर की तरफ से। इसमें बाहर की तरफ क्या पाए जाते हैं, रोम पाए जाते हैं जिनको हम प्यूबिक हेयर्स कहते हैं, और ये पूरे मॉन्स प्यूबिस पे भी और लेबिया मेजोरा के बाहरी भाग पे भी पाए जाते हैं। इसके भीतर दूसरी कॉनिकल स्ट्रक्चर होती है, ऐसे ही ओष्ठनुमा संरचनाएं पाई जाती हैं जो यौन को कवर किए हुए होते हैं, घेरे हुए होती हैं, उनको हम कहते हैं लेबिया माइनोरा, लघु ओष्ठ कहते हैं। जो लघु ओष्ठ होते हैं इन पे रोम नहीं पाए जाते हैं, और इनमें सेक्रेटरी सेल से ज़्यादा ऑयल ग्लैंड्स पाई जाती हैं, और ये ऑयल का सेक्रीशन करती हैं जिससे यौन काफ़ी चिपचिपी हो जाती है, जो पुरुषों के लिंग के प्रवेश में क्या करती है, वो तेलीय पदार्थ की तरह या लुब्रिकेंट्स का कार्य करती है। इसके भीतर होता है बेटा, ये आप देखिए, ये आपका हो गया लेबिया मेजोरा, ये हो गया लेबिया माइनोरा। इसके भीतर का जो भाग है, इस पूरे भाग को हम कहते हैं वेस्टिबुल या प्रकोष्ठ भाग। प्रकोष्ठ में कुछ बार्थोलिन ग्लैंड्स पाई जाती हैं, यहीं पे इसके चारों तरफ क्या पाई जाती हैं, बार्थोलिन ग्लैंड्स।
ये भी श्लेष्म का श्रवण करती हैं जो योनि को चिकना बनाती है। और इसके दोनों तरफ पाई जाती हैं प्रकोष्ठ। ये प्रकोष्ठ बिल्कुल पुरुषों के शिश्न के समान होती है। इसमें क्या होता है, आकर के रक्त भर जाता है जो क्या करता है, योनि को, छिद्र को संकुचित कर देता है, जिससे शिश्न पे अधिक दबाव पड़ता है। ऊपर की तरफ अब इसमें देखिए आप, हमने आपको पुरुषों में बताया था कि यूरिनोजेनाइटल होता है, अर्थात पुरुषों में मूत्र और जनन दोनों का एक ही छिद्र होता है। किंतु बेटा फीमेल बीइंग्स में, महिलाओं में जो यौन छिद्र होता है अर्थात जनन का छिद्र होता है, ये देखिए आप, ये जनन का छिद्र नीचे की तरफ पाया जाता है, अर्थात सबसे नीचे क्या होगा, एनस होगा, गुदा द्वार होगा, गुदा द्वार से और ऊपर, और मूत्र छिद्र के नीचे आपका होगा यौन छिद्र। अब इसके ऊपरी भाग में पाई जाएगी आपकी मूत्र छिद्र, जिसको हम यूरेथ्रल ओपनिंग कहेंगे। और ये यूरेथ्रल ओपनिंग के ऊपर एक इरेक्टाइल मांसपेशी संरचना या उत्थानशील मांसपेशी संरचना पाई जाएगी, जिसको हम कहेंगे क्लाइटोरिस, या इसको हम कहते हैं भग शिश्न। ये पुरुषों के शिश्न के समान होती है, जो मैथुन के समय अधिक उत्तेजित हो जाती है, या यहाँ पे सेंसरी ऑर्गन ज्यादा होते हैं। मैथुन के समय अगर यहाँ टच किया जाए तो सेंसेशन ज्यादा होता है। अब इसके नीचे सबसे पहले पाया जा रहा है मूत्र छिद्र, और उसके नीचे पाया जा रहा है यौन छिद्र। यौन छिद्र को ही हम वेजाइना कहते हैं, और यही महिलाओं में जो है जनन अंग है। प्रथम रूप से मैथुन की क्रिया इसमें होती है, और इसी के द्वारा मादाओं में मासिक धर्म का रक्त जो है, खून जो है, या जो भी पदार्थ होता है वो बाहर निकलता है। इसके ऊपर बेटा एक पतली पतली झिल्ली पाई जाती है, जिसको हम नाम देते हैं हाइमन। क्या नाम देते हैं, हाइमन। हाइमन को क्या होता है, बहुत सारे लोग चरित्र से जोड़ करके देखते हैं, या कहते हैं ऐसी स्त्रियां जिनमें हाइमन मेम्ब्रेन अवेलेबल नहीं है वो चरित्रहीन है, वो पहले ही से ही कहीं कोएटास या मैथुन कर चुकी हैं। किंतु ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसको हम चारित्रिक झिल्ली का नाम देते हैं, लेकिन कह नहीं सकते हैं, क्योंकि जो एथलेटिक गर्ल्स होती हैं, साइकिलिंग होती है, साइकिलिंग करती हैं लड़कियां, साइकिल चलाती हैं या खेल कूद में भाग लेती हैं, अक्सर उनमें यह रप्चर कर जाती है, टूट जाती है, तो इसको हम उससे जोड़ करके नहीं देख सकते हैं। और ये जो पाई जाती है पूरे यौन छिद्र को कवर किए हुए होती है, केवल और केवल मासिक धर्म के समय जो स्राव है उसको आने देता है, बाकी को रोक लेता है। अब आप जाने कि ये प्रमुख रूप से मादाओं का जनन छिद्र यौन है। यौन के ऊपर पाया जाता है मूत्र छिद्र, नीचे की तरफ पाई जाती है एनस। एनस मल द्वार होती है, मल का उत्सर्जन करती है, और यूरेथ्रा या मूत्र छिद्र मूत्र का उत्सर्जन करती है। और आपकी यौन छिद्र पुरुषों के लिंग को ग्रहण करती है, जो अधिक प्रसारित होने वाली संरचना है, और इसी में मैथुन की क्रिया संपन्न होती है, और इसी में स्पर्म या शुक्राणु पुरुष अपने छोड़ते हैं। इसके बाहर की तरफ जो होती है पाई जाती है, इस पूरी संरचना को हम कहते हैं वेस्टिब्यूल या प्रकोष्ठ। प्रकोष्ठ के भीतर ही पाई जाती है वल्वा या भग। भग के ऊपर जो पाई जाती है एक इरेक्टाइल स्ट्रक्चर होती है, जिसको हम कहते हैं भग शिश्न। और ये जो होती है यौन चारों तरफ से वेस्टिब्यूल या प्रकोष्ठ के द्वारा घिरी होती है, जिसमें मैथुन के समय रक्त भर जाता है, जो यौन को सकरा करके पुरुषों के लिंग पे दबाव डालती है। इसके बाहर पाई जाती है आपकी बेटा क्या, लेबिया माइनोरा। लेबिया माइनोरा को हम लघु ओष्ठ कहते हैं, जिनमें ऑयल ग्लैंड्स ज्यादा होती हैं, सेक्रेटरी ग्लैंड्स कम होती हैं। इसके सबसे बाहर की तरफ होती है आपकी लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा को हम दीर्घ ओष्ठ कहते हैं, ओष्ठनुमा संरचना होती है। ये यौन छिद्र को कवर किए हुए होती है। इस पे प्यूबिक हेयर्स पाए जाते हैं, और इनमें सेक्रेटरी ग्लैंड्स और ऑयल ग्लैंड्स दोनों पाई जाती हैं, और कुछ फैटी सेक्रीशन भी होता है इनके द्वारा। और सबसे ऊपर होता है मॉन्स प्यूबिस, जघन उत्थान कहते हैं। ये गद्दीदार संरचना होती है, इस पे बहुत सारे रोम लगे होते हैं। ये आपका फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया है। प्यारे बच्चों, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है, समझ में आता है, तो आप मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। यदि आपको कहीं भी कोई दिक्कत है तो मेरे व्यक्तिगत मोबाइल नंबर और व्हाट्सएप नंबर 8707854318 पे आप व्हाट्सएप करके या फ़ोन करके अपनी समस्या बता सकते हैं और हमसे जानकारी ले सकते हैं। आज के लिए धन्यवाद।